अमेरिका और साम्यवाद यानी कम्युनिज्म में 36 का आंकड़ा है, जिसकी शुरुआत पहले विश्व युद्ध के तुरंत बाद हुई थी। रूस में राजशाही के खिलाफ सोशलिस्ट क्रांति के नेता जोसेफ स्टालिन को अमेरिका ने डिक्टेटर बताया और डेमोक्रेसी के लिए खतरा मान लिया। 100 साल बाद अमेरिका को वैसा ही खतरा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से महसूस हो रहा है। शी जिनपिंग को पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डिक्टेटर कहा और अब जर्मनी की विदेश मंत्री भी शी जिनपिंग को डिक्टेटर बता रही हैं। ये कम्युनिस्टों से अमेरिका और यूरोप की नफरत का नतीजा है या वाकई कम्युनिस्ट सुप्रीम लीडर डिक्टेटर होते हैं? अगर ऐसा ही है तो जनता के वोट से चुना गया हिटलर डिक्टेटर कैसे बना? वो कौन से हालात, कौन सा तंत्र है जो किसी को डिक्टेटर बना देता है? इसी पर है हमारी ये टेली सीरीज तानाशाह, टेल्स ऑफ टायरेंट्स, जिसके पहले एपिसोड में देखिए लाल सुल्तान, द डिसेप्टिव पर्सोना। अठारह जून 2023, कैलिफोर्निया, अमेरिका। I'm running as a proud Democrat. Well, I will govern. अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए चंदा जुटाने के कार्यक्रम में थे। अमेरिका में चीन के जासूसी गुब्बारे की चर्चा छिड़ी तो राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, जब हमने जासूसी उपकरणों से भरे 2 बक्सों के साथ चीन के जासूसी गुब्बारे को मार गिराया तो शी जिनपिंग परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि चीन का जासूसी गुब्बारा कहां उड़ रहा है। तानाशाहों के लिए ये बड़ी शर्मनाक बात होती है कि उन्हें पता ही न हो कि क्या हुआ। शी जिनपिंग, चीन के सर्वशक्तिमान सर्वोच्च नेता को राष्ट्रपति बाइडेन ने खुलेआम तानाशाह कहा। यह पहली बार था जब किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तानाशाह कहा था। राष्ट्रपति बाइडेन ने अपनी राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम में बयान दिया था, इसलिए जल्द ही बात आई गई हो गई। लेकिन 3 महीने बाद अमेरिका की धरती से ही अमेरिका के एक मित्र देश ने दोबारा चीन की दुखती रग जोर से दबा दी। 14 सितंबर 2023, न्यूयॉर्क, अमेरिका। जर्मनी की विदेश मंत्री एनालिना बेयरबॉक से अमेरिकी न्यूज चैनल ने सवाल यूक्रेन युद्ध के बारे में पूछा था। जवाब में उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तानाशाह क्यों बताया। पुतिन को हराना जरूरी है, ये समझाने के लिए जर्मनी के विदेश मंत्री ने शी जिनपिंग का उदाहरण क्यों दिया। इसका जवाब एनालिना 5 महीने पहले बीजिंग में ही दे चुकी थी। जैसा कि मैंने पहले कहा था, हम अपनी चीन नीति पर कायम हैं, लेकिन हम ताइवान जलडमरू मध्य की स्थिति को लेकर चिंतित हैं। ताइवान जलडमरू मध्य में सैन्य वृद्धि पूरी दुनिया के लिए भयावह परिदृश्य बन जाएगा। ताइवान की तुलना यूक्रेन से हुई, ये जहर तो चीन ने पी लिया। लेकिन जर्मनी के विदेश मंत्री ने शी जिनपिंग को तानाशाह कहा तो चीन तिलमिला उठा। उसने जर्मनी के दूतावास को तलब करके अपनी नाराजगी जताई। जर्मनी के बयान से चीन पूरी तरह असंतुष्ट है और इसका कड़ा विरोध करता है। जर्मनी का बयान पूरी तरह बेतुका है। इससे चीन की राजनीतिक मर्यादा का खुला उल्लंघन हुआ है। वे राजनीतिक रूप से उकसाने में लिप्त है। चीन ने डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए अपनी आपत्ति दर्ज करा दी है। चीन में तानाशाही है या लोकशाही, ये समझने के लिए इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। 30 जून 1949, बीजिंग, चीन। ताइवान, शिनजियांग और तिब्बत के अलावा बाकी चीन पर कम्युनिस्टों का कब्जा हो चुका था। चीन हालांकि तब तक औपचारिक रूप से कम्युनिस्ट देश घोषित नहीं हुआ था। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 28वें स्थापना दिवस पर सुप्रीम लीडर माओ त्से तुंग ने भविष्य के चीन का ब्लूप्रिंट पेश करते हुए कहा कि चीन में एक नए किस्म का जनतंत्र स्थापित किया जा रहा है जो पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप यानी जनता की तानाशाही होगी।
माओ त्से तुंग ने साफ साफ कहा कि चीन में सत्ता कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों में रहेगी। पार्टी में कम्युनिस्ट क्रांति की विचारधारा से सहमत हर वर्ग के लोगों की हिस्सेदारी होगी। वही कम्युनिस्ट क्रांतिकारी अपना नेता चुनेंगे। माओ की इस कम्युनिस्ट तानाशाही वाली व्यवस्था को चीन का संविधान मान लिया गया। चीन में सत्ता के 3 स्तंभ माओ की मर्जी से तय हुए। पहले नंबर पर पार्टी, जिसका सर्वोच्च नेता कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का सेक्रेटरी जनरल होता है। दूसरे नंबर पर चीन की सेना यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जिसकी बागडोर सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन के हाथों में होती है। और तीसरे नंबर पर कार्यपालिका का प्रमुख यानी चीन का राष्ट्रपति। चीन में लंबे समय तक सेना, सरकार और संगठन यानी कम्युनिस्ट पार्टी की बागडोर अलग अलग नेताओं को सौंपी जाती रही। वहां किसी एक नेता के हाथों में पूरी ताकत नहीं थी, इसलिए किसी व्यक्ति विशेष पर तानाशाही का आरोप नहीं लगा। चीन में किसी नेता को सर्वोच्च पद पर 2 कार्यकाल यानी 10 साल से ज्यादा समय तक रहने नहीं दिया जाता था। लिहाजा चीन में लोकतंत्र के कुचले जाने के बाद भी वहां किसी नेता को तानाशाह की तोहमत नहीं दी गई। लेकिन 2012 के बाद हालात बदल गए। पंद्रह नवंबर 2012 बीजिंग, चीन। शी जिनपिंग को चीन के कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव चुना गया तो ये पहले से तय था कि चीन के अगले राष्ट्रपति वही होंगे। 15 मार्च 2013 को शी ने औपचारिक तौर पर चीन के राष्ट्रपति का पद संभाला और उसी दिन शी जिनपिंग को चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का चेयरमैन भी घोषित कर दिया गया। यानी चीन में पार्टी, सेना और सरकार तीनों की लगाम शी के हाथों में आ गई। 5 साल बाद यानी साल 2017 में शी जिनपिंग ने अपने दूसरे कार्यकाल से पहले ही कम्युनिस्ट पार्टी से इस बात पर मुहर लगवा ली कि वो आजीवन अपने पद पर बने रह सकते हैं। माओ त्से तुंग के बाद चीन में ये हैसियत पहली बार किसी नेता को दी गई। इसका चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में कोई विरोध नहीं हुआ, क्योंकि चीन में बो शिलाई जैसे जितने भी नेता शी जिनपिंग को चुनौती दे सकते थे, उन्हें शी जिनपिंग ने अपने पहले ही कार्यकाल में भ्रष्टाचार के मामलों में जेल पहुंचा दिया था। शी जिनपिंग पर तानाशाही चलाने की चर्चा उसी के बाद शुरू हुई। लेकिन असल तानाशाही क्या होती है, इसकी मिसाल जून 2023 में सामने आई। चीन के विदेश मंत्री चिन गांग 25 जून से लापता हो गए। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने विदेश मंत्री को बर्खास्त करते हुए वांग यी को दोबारा विदेश मंत्री बना दिया। लेकिन आज तक चीन ने किसी को नहीं बताया कि पूर्व विदेश मंत्री चिन गांग कहां हैं। चिन गांग का सुराग मिलने से पहले ही चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफू भी लापता हो गए और इस बार भी चीन की सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। चीन में किसी के मजाल नहीं कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग से सवाल पूछ ले कि उन्हीं के चुने हुए विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री कहां गए। अगर उन पर भ्रष्टाचार या किसी गड़बड़ी का आरोप था तो उन्हें गिरफ्तार करने के बजाय लापता क्यों कर दिया गया।